बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोग्राम में इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। कभी मुबैना ऑडियो और कभी वीडियो, मुल्क में इल्जामात का सिलसिला तवील होता जा रहा है जनाब। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इदारा जिसने इस वीडियो को, इस ऑडियो को जारी किया, और ये भी कहा जा रहा है कि आगे कोई वीडियो भी आने वाली है, वो दुनिया का एक माना हुआ इदारा है जिसके ऊपर सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जो शवाहिद अभी तक हमारे सामने आए हैं उसमें अगर आप उस ऑडियो को सुने और जो हमारे लोकल सहाफियों ने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें कोई बच्चा भी उसको सुनेगा तो ऐसा लगता है कुछ दाल में कुछ काला है। बहरहाल मैं अपनी कोई जाती राय इसमें नहीं दे रही हूँ, लेकिन अगर आप भी वो ऑडियो सुने तो कुछ आपके भी ऐसे ही मामलात आपके सामने आएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो सबसे ज्यादा इस सारे मामले में इफेक्टेड है, वो खुद क्यों नहीं मुद्दई बन के इस ऑडियो या किसी भी हल्फिया बयान को लेके अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गई। और फिर ये भी सवाल ये है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही केस के फैसले होने वाले होते हैं, जैसे ही जो है कोई डेवलपमेंट नई सामने आने वाली होती है, जैसे हम देख रहे हैं कि आगे इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो अभी से इलेक्शंस की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करना और केस के पहले आने से पहले ये सब चीजें सामने आना, तो ये टाइमिंग क्यों इतने ज्यादा मैच कर गए। और फिर जिसके पास ये ऑडियो थी वो इतनी देर से क्यों लेके आए, मुबैना हल्फिया बयान के बाद ही ये ऑडियो क्यों सामने आती है। और कुछ प्रोग्राम में बात करेंगे अपोजिशन के हवाले से कि इस वक्त क्योंकि आगे इलेक्शंस के, जैसे मैंने कहा कि सामने आ रहे हैं, तो अब अपोजिशन की क्या हिकमत अमली है, जबकि महंगाई भी जोरों पे है, IMF के साथ भी जो है मामला चल रहे हैं, तो अपोजिशन क्या करने जा रही है। मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं जनाब जाहिद ऐवान साहब, तंजीमुल ऐवान पॉलिटिकल विंग के आप चेयरमैन हैं। इनके साथ मौजूद हैं मिर्जा अख्तियार बेग साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। दोनों मेहमान ग्रामी को प्रोग्राम में वेलकम करूंगी। जाहिद साहब, इंट्रो सुन लिया आपने, क्या समझते हैं इल्जामात का सिलसिला कुछ ज्यादा ही तवील नहीं होता जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि जब जब तारीख आने लगती है या एहतसाब का कड़ा निज़ाम करीब शुरू हो जाता है पकड़ाई के, तो ये चीज़ें कोई ना कोई स्कैंडल शामिल आ जाता है सामने। नून लीग की तरफ से खैर उनका ये वतीरा रहा है। अब लास्ट टाइम आप देखें अरशद मलिक साहब का वीडियो आया, फिर अपना उसके बाद इन्होंने साकिब निसार साहब का भी था। तो ये अगर इस वीडियो को मैं कहता हूँ इस तरह सामने लाते हैं, तो जुबैर साहब की वीडियो आई, वो जुबैर साहब की वीडियो अपना क्यों नहीं उसका लाया गया, इतनी इंतहाई वो शर्मनाक वीडियो थी, उसको इन्होंने क्यों नहीं लाए, मीडिया पे नहीं लाए या अदालत में नहीं लाए कि किसी ने जाली वीडियो बना के डाली। तो इस तरह ये जो इनका सिलसिला है नून लीग का, आपको पता है माजी क्या है, खासकर अदलिया के। जुबैर साहब की वीडियो तो एक पर्सनल मामला था, लेकिन अरशद साहब की वीडियो को क्यों नहीं अदालत में लेके गए, सवाल ही पैदा होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि अदालत में देखें, हमारी अदालत, मैं कुछ कहूंगा कि साबका चीफ जस्टिस साहब को जब अरशद मलिक साहब की जब वीडियो आई तो उस पर एक्शन लेना चाहिए था हमारी आला अदलिया को, कि वो कटेरे में लाते वीडियो जो जिन्होंने पेश की थी उनको भी, और जिनके उस वक्त तो अरशद मलिक साहब हयात थे वो तो यही वजह है कि उस स्कैंडल को रफा दफा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया गया। तो वो इसी चीज से फायदा उठा के जब भी उनका मामलात आते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल सामने ले आते हैं तवज्जो हटाने के लिए कि अवाम की वहां से तवज्जो हटे। देखें, अरशद मलिक साहब का स्कैंडल, चीफ जस्टिस जो पहले थे इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे का स्कैंडल, उसके बाद अभी साकिब साहब का स्कैंडल आया ये वीडियो का। अब ये कल की आप देखें, अपना जो परसों की वो हुई थी, एक अपना प्रोग्राम हुआ था बड़ा, जो ह्यूमन राइट्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इदारों अदलिया को भी ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी जगह, एक आला अदलिया के उस ओहदे पर, उस मकाम पर बैठे हुए हैं, तो वो ऐसी जगह प्राइवेट मीटिंग्स क्यों करते हैं, या ऐसे प्रोग्रामों में आपने किसी और मुल्क के देखा है चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को या सूबे का कोई चीफ जस्टिस हो प्रोग्रामों में जाते हुए, कंट्रोवर्शियल बनते हुए? तो मौका तो अदलिया की आला क़यादत भी देती है ना। ये प्रोग्राम तो एक जनरल प्रोग्राम हो रहा था और ह्यूमन राइट्स पे हो रहा था। बहरहाल जो उस प्रोग्राम लेकिन ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम में एक मुजरिम जिस पर जुर्म आयद कर दिया गया है, नवाज शरीफ, वो भी वहीं खड़ा होकर अपना स्पीच दे रहा है। और चीफ जस्टिस का मतलब हमारा
आला तरीन और ऊपर जो सबसे पाकिस्तान में सुप्रीम इदारा है, जो हर एक का एहतसाब जिसने करना है, उस इदारे का चीफ जस्टिस भी उसी फोरम पे खड़ा होकर अपना खिताब कर रहे हैं और एक मुजरिम भी उसी फोरम पे खड़ा होकर खिताब कर रहा है। तो ये आप तो अपने को खुद कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं ना अवाम के सामने, कि आप इस तरह से इस तरह की महफिलों में या इस तरह के प्रोग्राम्स में कहा जा रहा है कि इज़हार राय की आजादी थी तो उनको कह देना चाहिए था, वो उस पे क्या कहते हैं? तो इज़हार राय की आजादी है बिल्कुल, लेकिन चीफ जस्टिस को ये देखना चाहिए था इस प्रोग्राम में कौन कौन आ रहा है, खिताब कौन कौन कर रहा है। अगर इज़हार राय की देखें, जैसे कि फवाद चौधरी ने कहा, कल कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि जो आसमा शराजी साहिबा थी तो वो खुद एक कंट्रोवर्शियल कहलाई जाती थी। वो अपना नवाज शरीफ के साइड पे झुकना, झुकाव नून लीग की तरफ उनका ज्यादा था, ये भी तो माजी में इल्जामात लगते रहे हैं ना। तो इन चीजों को मेरे से ज्यादा तो इदारे के, सुप्रीम इदारे के जो अपना चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको ये चीजें नजर आनी चाहिए ऐसे फोरम में जाते हुए, खिताब करते हुए। तो फिर ये इल्जामात तो लगते हैं जब ऐसी जगहों पर जाते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पॉलिटिक्स अपनी करते हैं, जब अपना मफाद के लिए। जो मैं कंक्लूजन करूं, क्योंकि आगे भी मुझे जाना है, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन की पैदा ही क्यों की जाती है ना। आप एक सुप्रीम इदारे के चीफ जस्टिस हैं, आप ऐसी जगह जाते हैं। अब जैसे अरशद मलिक साहब हैं, वो एक अपना इदारे के जस्टिस होके, अपना जज होके, वो नवाज शरीफ से प्राइवेट क्यों जाते हैं, उम्रे पे क्यों जाते हैं? मतलब अगर आप सच्चे हैं भी तो आपने खुद ही शक पैदा कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपके सामने सारी बात तो मैं करने वाली थी, लेकिन अरशद मलिक के हवाले से भी बात करूं कि वो वीडियो आने के बाद भी सहाफियों तक को कॉन्फ्रेंस में वो वीडियो नहीं दी जाती। चलिए जी आगे बढ़ते। कॉन्फ्रेंस की बात में करना नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया। करना चाह रही हैं तो वो कर लें। आप कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रही हूँ, कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन पहली चीज तो ये है कि आसमा जहांगीर की मेमोरियल एक कॉन्फ्रेंस थी और उसमें मेरा ख्याल से होस्ट को कॉन्फिडेंस में लेके अदलिया के आला जजेस को बतलाना चाहिए था कि इसमें कौन कौन स्पीकर्स हैं, क्या एजेंडा है, और फिर उन पे ये सबाबदी थी कि वो उसमें आते या नहीं आते। लेकिन एज ए होस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने ख़ास मेहमानों को जो सेंसिटिव पोजीशन रखते हैं उनको यकीनन पूरा एजेंडा बताऊं, पूरे स्पीकर्स बतलाऊं, और ऐसी कोई भी चीज़ जो मैं समझता हूं कि उनको बतलानी जरूरी है, बतलाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। बल्कि मैंने सुबह मैंने टीवी में जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर इलेक्ट हुए धान साहब, वो कह रहे थे जरूरी नहीं समझा था हमने, नहीं इसलिए हमने जो आज टीवी में था, क्या जरूर नहीं था, हम बताते, क्यों बताते, हम होस्ट थे वगैरह वगैरह। देखिए, अगर ये एक आम शादी ब्याह का कोई फंक्शन होता तो 10 आदमी गलत आ जाए, 10 आदमी सही आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये वो इदारा है जहाँ पे अगर चीफ जस्टिस आ रहे हैं, अदलिया सीनियर मोस्ट आ रही है, सियासी जमातों के लोग भी आ रहे हैं, और उसमें नवाज शरीफ साहब का भी पहले से ये तय था। कोई ऐसी तो चीज नहीं कि एकदम से कॉल गई और उन्होंने मिला दी। मैं ये समझता हूँ, न्यूट्रल रहते हुए मैं बात कर रहा हूँ कि होस्ट की जिम्मेदारी होती है कि उस फंक्शन का एक कोड ऑफ कंडक्ट बताए आगे कि सर ये है, ये बात करनी है, हमने ये एजेंडा है, ये लोग हैं, ये स्पीकर हैं, ताकि वो लोग जो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं या सेंसिटिव लोग हैं वो फिर उनकी सवाबदीद फैसला करें। बड़ी पॉजिटिव बात की। अब मुझे ये भी बताएं, आपने कहा मैं न्यूट्रल होकर बात करूंगा, आपको लगता है खिताब उनको करना चाहिए था? देखिए, बात मुझे नहीं पता कि उनको जो दावत दी गई थी वो कंडीशनल थी, अनकंडीशनल थी। कंडीशनल से मुराद कि आसमा जहांगीर साहबा की खदमात पे बात करें, ये उनके इंसाफ के जो अपने जद्दोजहद उसके लिए बात करें, या बोर्ड को इज्जत दो पे बात करें। तो ये सब चीजें हैं इफ एंड बट। लेकिन जिस पे केस चल रहे हो, क्या आपको लगता है कि उसको करना चाहिए था? उससे खिताब जो हो सकता है, वो जो इजहार राय की बात कर रहे हैं, क्या वो वहाँ देखिए टेप जो चल रहा है ना, टेप पे मैं चाहता हूँ अपना इंटेक दूं आपको। टेप पे यकीनन इन्होंने इदारों को कमजोर किया है और मुल्क में बेयकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। ये दोनों बड़े हैवी वेट जुमले हैं जो मैं कह रहा हूँ।
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا جب ان اداروں پہ اعتبار کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا یا بےخینی صورتحال کہ میں تو نہیں یقین کرتا کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، تو وہ ملک کے لیے اور اداروں کے لیے دونوں کے لیے اچھا نہیں. لہٰذا ہونا کیا چاہیے تھا، سولوشن کی طرف ہونا یہ چاہیے تھا کہ کمیشن بنایا جاتا اور اس انڈیپینڈنٹ آزاد کمیشن کو اس کی پروب دے کے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا کے سامنے پیش کر دیا جاتا. کالے کا کالا، سفید کا سفید ہو جاتا، پتہ چل جاتا. اگر کسی نے فیبریکیٹ کی ہے، مینوپلیٹ کی ہے، وہ بھی چیز سامنے آ جاتی اور آئندہ کے لیے منہ کالا ہو جاتا، بلکہ سمپتی کے بجائے جوتے پڑتے. اگر یہ سچ ہے تو پھر آئندہ کے لیے ایک سبق ہوتا، ایسا ایکشن لیا جاتا. اور سپریم کورٹ مجاز ہے، CMO تو بھی لے سکتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں آج زیادہ بات کر رہا ہوں حل کی طرف، ایک مثبت بات میں. یہ چیزیں سیاست کا اگر حصہ بن گئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت اگلی اور بدصورت ہے پوری دنیا میں، پاکستان کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے 130ویں نمبر پہ عدلیہ کے نظام میں پاکستان. جب آپ آگے بات کرتے ہیں، پیچھے ہم بات کرتے ہیں ماضی کی، تو بہت سے فیصلے جو ملک کی تاریخ پہ سیاہ ضرب لگاتے ہیں وہ بھی ہماری عدلیہ کا بھی انفارچونیٹلی حصہ رہا. جی بالکل. دیکھیں بات سنیں، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے. جو مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے کچھ ادارے 22 ہیں اور ان کا یہ جھکاؤ باقاعدہ نظر آتا ہے. یہ جو کیسز بن رہے ہیں نیب کے، وہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹیز پہ بن رہے ہیں، دوسروں پہ نہیں بن رہے، ایکشن نہیں لیا جا رہا. اگر کوئی براڈ بیس پوچھے کہ بھائی مجھے ایک تو بتلا دو کس کس کو آپ نے اس جماعت سے سزا دی، تو وہ نہیں بتلا پائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آبے کا آبا خراب ہوتا جا رہا ہے. سیاست کی باؤنڈریز جو ہوتی ہیں، حدود جو ہوتی ہیں، وہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں. اب سیاست میں وہ کسی بھی فاصلے کو کراس کرنے کو تیار ہے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے اور جمہوریت کے لیے اچھا نہیں. لہٰذا اس واقعے کے بعد، آخری جملہ، اس واقعے کے بعد اس کو اس طرح نہ چھوڑیں. وہ کہتا صحیح ہے، میں کہتا ہوں غلط ہے. نہیں، اس کو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا کے عدلیہ کا اس کو پروب کیا جائے، اور پھر جو چیز سامنے آئے تو پھر دوسرے کی جرات نہیں ہوگی کہ اگر ہم کوئی چیز مینوپلیٹ کرتے ہیں تو وہ وہیں تک نہیں رہے گی، بلکہ اس کا ایک حتمی نتیجہ جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے. بہت پازیٹیو بات. اور یہی بات جو ہے میں زاہد صاحب کے پاس لے کے جاؤں گی. زاہد افغان صاحب، بہت پازیٹیو بات انہوں نے کی ہے کہ ہمیں مسائل کے حل کی طرف جانا چاہیے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مسئلے کا حل جو ہے، میں اگر گورنمنٹ میں ہوں تو میں بہت اچھی ہوں، ہمارا سیاستدان کا، ہر سیاستدان کا اپنا سچ ہے، وہ جس پوزیشن میں ہوتا ہے وہ اپنے سچ کو مان رہا ہوتا ہے، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے فوج ہو، اس وقت وہ ٹھیک ہوتے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی یہ حال ہے؟ اگر گورنمنٹ میں کوئی ہے تو وہ اپوزیشن کو اس کا غلط سمجھ رہی ہے، خاص طور پہ نواز شریف والے کیس کے حوالے سے اور یہ حوالے سے بات کر رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے آئی ہے، یہ ان کے کیسز پہ کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے ان آڈیوز کی؟ دیکھیں، میں ان کی بات کو بالکل آگے وہ کرتا ہوں. اس کی دیکھیں، ارشد ملک صاحب کا کیس جو تھا ایک ٹیسٹ کیس تھا. اگر اس پہ صحیح ایکشن لیا جاتا، نواز شریف کی نون لیگ کی طرف سے وہ پیش کیا گیا تھا، تو عدالت سوئی ہوئی تھی کہ نون لیگ جو یہ آڈیو بنا کے لایا ہے وہ اس کے پروف دے. اس کو بیچ میں ادھورا مدعی بنے ہی نہیں، دیکھیں نا، نہیں تو مدعی نہیں بنے تو دیکھیں نا، یہی چیزیں جو ہیں آج ہم اس نیش پہ پہنچ چکے ہیں. ابھی کتنے دن ہوئے ہیں، اس کے بعد اپنا میں نے کہا افتخار صاحب کے بیٹے کا اسکینڈل چلا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ابھی ثاقب مرزا صاحب کا یہ اسکینڈل چلا، تو فوری طور پہ عدلیہ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا. بالکل، اسلام آباد نے لے لیا. اچھا، مدعی جنہوں نے الزام لگایا ان کو بھی کٹہرے میں بلاتے، اور ثاقب نثار صاحب کو بھی میں اس چینل کے توسط سے کہوں گا کہ یہ اتنا بڑا آپ پہ الزام لگ رہا ہے، آپ ایک چیف جسٹس تھے سپریم ادارے کے، تو آپ کو بھی فوراً ان پہ پٹیشن کرنی چاہیے کہ یہ میرے پر الزامات غلط ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، مونوپلیٹ ہیں، سارے کیے ہوئے ہیں. تو وہ بھی نہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے ادارے کنٹروورشل بنتے ہیں، جب وہ ایکشن نہیں لیتے، جزا
و سزا کے معاملات پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے کسی کو بھی, چاہے وہ حکومت میں ہو بیٹھے ہوں, چاہے اپوزیشن میں ہو, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو, تو جب وہ پایہ تکمیل پر جزا و سزا تک نہیں پہنچتے تو یہ معاملات پھر جب سپریم کورٹ سے چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں, چاہے وہ اپنا کوئی سی ایم اپنا سیٹ چھوڑ کے آ جائے یا اپنا پرائم منسٹر سیٹ چھوڑ کے اترے, اس کے پیچھے اسکینڈل شروع ہو جاتے ہیں. جب تک وہ اپنا گورنمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے یا اداروں میں بیٹھا ہوتا ہے تو خاموشی ہوتی ہے. میرے دونوں گیسٹ جو ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور پازیٹیو نوٹ پہ بات کی کہ ہمیں جو ہے مسائل کے حل کی طرف جانا چاہیے, اور جس وقت پہلا واقعہ ہوا اگر اسی وقت ہی ایکشنز لے لیے جائیں تو آگے فیوچر میں اس قسم کے واقعات نہ ہوں. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہے. پروگرام کو دوسرے حصے میں لے کے چلتے ہیں اور دوسرے حصے میں بات کریں گے کچھ IMF کے حوالے سے. IMF کی ڈیمانڈ لسٹ بڑھتی جا رہی ہے, پاکستانی گورنمنٹ کا اس پہ کیا اثر ہوگا, پاکستانی عوام کا اس پہ کیا اثر ہوگا, اور تحریک انصاف کی گورنمنٹ کس حد تک اس وقت مشکل میں ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. جی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ IMF ہاٹ ٹاپک ہے, آج مختلف چینلوں پہ اس پہ بات ہوتی رہی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ویور سے بھی شیئر کروں کہ IMF کا یہ 6 مہینے نیگوسیشن کے بعد $1 بلین کی جو قسط مل رہی ہے اس کے لیے بہت ہی سخت اور سخت ترین شرائط حکومت کو ماننی پڑی گی, کیونکہ IMF اس سے کم پہ تیار نہیں تھا. 6 مہینے نیگوسیشن ہوا. IMF کے ایگریمنٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ $1 بلین جو ملنا ہے وہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے ہمارے لیے. ٹوٹل 6 بلین میں 3.2 بلین ملا ہے, آدھا باقی ہے. ضروری یہ ہوتا ہے کہ IMF گرین چٹ دیتا ہے کہ آپ کی اکانومی کو اب وہ مانیٹر کر رہا ہے, وہ ریگولیٹ کرے گا, اور جو ایک بہتری کی طرف اس کو لے کے جانا ہے وہ اب ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے IMF کی. اس سے انٹرنیشنلی ایک بڑا اچھا تاثر جاتا ہے, اور وہ ہوا. پاک روپیز ہمارا جو گر رہا تھا دوبارہ رکا. بونڈز کی ہماری ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ میں $1-2 پر بونڈ بڑھ گئی. اور ورلڈ بینک, IMF اور IFC جو 3 بڑے ادارے ہیں, ان کی شرط یہ ہے کہ اگر IMF کے پروگرام میں آپ ہیں, IMF نے گرین چٹ دی ہوئی ہے, تو ہم آپ کو فنڈنگ کریں گے. تو اب یہ دروازے کھل گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو کڑوی گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں, اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیٹرول ڈیولپمنٹ لیوے $30 فی لیٹر انہوں نے کہا آپ بڑھائیں گے. اور اس وقت پیٹرولیم کی پرائز میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے $9 ہے. $30 اور آ جانا ہے تو $39 تو صرف پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے ہو جائے گا. اس کو وہ $4 ہر مہینے کرنے کو کہا ہے. 4 ابھی کر دیا, 4 نیکسٹ مہینے ہوگا, اور یہ جون تک پورا 30 وصول ہو جائے گا. تو 39 تو صرف آپ کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے ہے. آپ تو ڈرا رہے ہیں نہیں, میں فیکٹ بتلا رہا ہوں, میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں یہ بات. دوسری چیز جو ہے بجلی کی قیمتیں $4.5 بڑھانے کو کہا ہے. $1.60 بڑھا دی, اور باقی اسی طرح سے 3 قسطوں میں بڑھانا ہے. پاک روپیز کی انٹرسٹ ریٹ کی, یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو بھی 2 دن پہلے جس کی وجہ سے رکا ہوتا ہے, یہ آخری چیز کی ہے IMF کے لیے حکومت نے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ 1.5% بڑھا دیا ہے. بینکوں کے مارک اپ جو ہیں وہ 13.5% پہ ہو جائیں گے. مالی لاگت بڑھ جائے گی, چیزیں مہنگی ہو جائیں گی, نئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی, تو نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے. تو یہ سب چیز سلو ڈاؤن آپ کے گروتھ کو کرتا ہے. تو یہ بھی ان کی شرط تھی کہ بھئی آپ اپنی اکانومی کو جو کہتے ہیں کہ ہم 6% پہ گروتھ پہ لے جائیں گے, نہیں, پہلے آپ کی سچویشن ایسا نہیں ہے, لہٰذا ہم آپ کی اکانومی کو سلو کر رہے ہیں. سلو کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں جو انجن کو کھینچتی ہے, جس میں ایک مارک اپ کا تھا, یہ بھی انہوں نے کرا ہے. اب آپ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً جو گیس ہم امپورٹ کرتے ہیں, LNG کہتے ہیں جس کو, اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں. جو پہلے $8 اور $9 پر MMBT تھی, آج $30 سے بڑھ گئی ہے. پیٹرولیم کی قیمتیں سنو آج $40 ہوتی تھی, وہ $86 ہے. تو ایک طرف تو یہ قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی, جو حکومت کو بڑھانی ہے, ساتھ میں IMF کے لیے بھی لی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ $300 ارب کے جو آپ نے ٹیکس پہ برات دی ہوئی ہیں وہ سب واپس لے لیں. اب وہ $300 کی مراد جب واپس جائیں گی تو وہ ایک آدمی, وہ ایک ایکسپورٹر جن کو یہ مراد تھی, اب وہ دینا پڑے گا اس کو.
اچھا سر، اگر IMF کے پاس نہیں جاتے تو کیا آپشن تھا ہمارے پاس؟ دیکھیں IMF کے پاس نہیں جاتی، یو واز ہیڈنگ فار ڈیفالٹ. آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہی تھی. ڈیفالٹ اس لیے جا رہی تھی کہ بیلنس آف پیمنٹ آپ کا بالکل آؤٹ ہے. آپ کو جو قرضوں کی ادائیگیاں ہیں وہ آپ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں. ہم نے سعودی عرب سے $3 ارب مانگے تھے اور وہ قرضے نہیں تھے، وہ سافٹ ڈپازٹ تھا، اس پہ ہم 3.5% مارک اپ دے رہے تھے. 2 بلین ہم نے امارات سے لیے ہیں، بیچ میں سعودی عرب نے ہم سے واپس مانگ لیے تھے 2، پھر ہم نے چین سے لینا پڑے تھے. یہ سافٹ ڈپازٹ کہلاتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شرط ہے IMF کی کہ آپ کے ریزرو اس لیول سے نیچے نہ ہو. اس سے نیچے اگر آئیں گے تو IMF کو قبول نہیں. لہذا آپ مانگ کے تانگ کے جیسا کر کے وہ لیول آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو یہ IMF کی تمام چیزیں وہ ہیں جو ایک عام آدمی کو متاثر کرے. ایک عام آدمی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کی تو انکم بڑھنے رہی، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے زاہد ایوان صاحب، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. مرزا اختیار بیگ صاحب نے کافی کھل کے بتایا، انہوں نے صاف حقیقت بتائی کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر اس وقت؟ دیکھیں بالکل میں مرزا صاحب کی ان باتوں سے 100% ایگری کروں گا. انہوں نے فیکٹس بتائے ہیں، یہ بالکل جو ہونے بھی جا رہا ہے اور جو ہو رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب گورنمنٹ کھل کے بتاتی تو نہیں ہے، لیکن جو انڈسٹریل ہے، جو اکانومسٹ ہیں، ان کو جو کاروباری طبقہ ہے ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ بیہائنڈ دا وال کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ نیا ایک اپنا وزیر اعظم صاحب نے پروگرام ابھی اناؤنس کیا راشن کی مد میں کہ امداد دینے کے لیے عوام کو کتنے 100 ارب روپے ہم دیں گے. دیکھیں میں آپ کے اس چینل کی توسط سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب، آپ وہ جو روایتی پولیٹیکل جماعتیں اسکینڈل بنتے رہے ہیں اور اس طریقے سے کھاتی رہی ہیں پیسے، بہت سے اسکینڈل ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ ہے، پھر آپ انصاف کا وہ لے آئے کارڈ لے آئے انصاف کارڈ. اس کی ایک عام آدمی کو، غریب آدمی، دیہڑی دار طبقوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ مرزا صاحب نے کہا مہنگائی اور مزید ہونے جا رہی ہے، جس میں غریب آدمی اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوگا، بچے مارنے پر مجبور ہوگا، جرائم بڑھیں گے، کرائم بڑھیں گے ملک میں. خدارا آپ یہ راشن پیکج کو چھوڑیں، آپ یہی پیسے اٹھائیں. آپ اتنے اسکینڈل چل رہے ہیں، چینی کے احتساب کا مسئلہ آپ کے صفوں میں جو کارٹیلز سے کیا ہوا، وہ پہنچا کسی پایا تکمیل تک پہنچا نہیں لائے. آپ یہی پیسے اٹھائیں، ایسے اداروں میں خرچ کریں. گیس کے آپ نے LNG نا اہلیت کی وجہ سے ٹائم پہ آپ نے ڈیسیجن نہیں لیا، اس کی وجہ سے آپ اتنا بڑا نقصان اب دے رہے ہیں. وہ عوام پورا کرے گی، وہ عوام کی جیبوں سے جاتا ہے، ان سے کچھ نہیں جاتا. اب یہ آپ دونوں حضرات جو ہیں وہ بار بار ہی بات کریں گے پیسے نہیں ہے، لیکن ابھی ووٹنگ مشین کے لیے ہم 300 ارب بھی تو نکال رہے ہیں. 1500 ارب ووٹنگ مشین کے لیے 300 ارب نہیں، 1500 ووٹنگ مشینیں، اسکینر اور پرنٹر الگ نا. آپ الیکشن کا خرچہ لگائیں. ملک میں جب الیکشن ہوں گے 1500 ارب کا خرچہ، تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس غریب عوام کے پاس بجلی نہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، راشن کی چیزیں مہنگی ہو گئی، یہ ہو گیا. آپ کس طرف لگے ہوئے خان صاحب؟ یہ پھر سب سے بڑی بات ہے ووٹنگ مشین کے لیے آپ لگے. ووٹنگ مشین آپ اکیلے تو لا کے آپ نے اپروف کرا لیا، کسی بھی مونیپولیٹ کر کے اپنا ووٹ زیادہ کر کے یا اپنا برابر کیا اسمبلی میں، لیکن جب تک آپ کے ساتھ اپوزیشن، جب تک آپ کے ساتھ جو پارٹیاں اسمبلی میں ہیں، جو پارٹیاں اسمبلی کے باہر ہیں، سارے اتفاق اتحاد نہیں کریں، جن کو بہت سے تحفظات ہیں اس مشین پہ، تو آپ اس کو ابھی سے کنٹروورشل بنا رہے ہیں. یہ 3 سال آپ نے 3.5 سال اب گزار دیے، 1.5 سال ہے، اگلا سال تو ہر بندہ الیکشن کی کمپین میں لگ جائے گا. آپ یہ اگلے 5 سال بھی یعنی اس کی نظر کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی سے جو اپوزیشن چلا رہی ہے ہمیں تحفظات ہیں، تو یہ 5 سال تو آپ نے ریونج کی سیاست اور لڑائی کی سیاست رکھی. جو بیج آپ نے بویا تھا
खड़े होके कंटेनर पे मुझे 1 मिनट ये बताएं, 1 साल इनको टाइम मिला था कंटेनर पे, और उससे पहले ये कहते थे हमारी टीम ऐसी है, हमारे पास थिंक टैंक है और ऐसे ऐसे हमारे पास लोग हैं इकोनॉमिस्ट और अपना टेक्नोक्रेट के, हम आते साथ पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे, मुराद सईद की बातें, खान साहब की, टोटली उसके अगेंस्ट चले। अब मुझे बताएं ना कि वही अगर मिसाल के तौर पे जरदारी साहब के हफीज साहब को लेना था और शौकत तरीन साहब को अगर लाना था, अच्छा जाहिद रहमान साहब, आपके और उनकी पिछली गवर्नमेंट करूंगी, मेरे साथ क्योंकि इस वक्त मौजूद है मेरी मोअज़्ज़िज़ मेहमान नुसरत वाहिद साहिबा, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैडम आपको यकीनन प्रोग्राम में जो कुछ हुआ उसकी भी आवाजें आ रही होंगी। IMF की डिमांड लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है मैडम, IMF की डिमांड लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि आगे महंगाई मजीद बढ़ने वाली है? क्या देखती हैं आप सारे सिनेरियो में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखें, ये बात तो प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि अभी महंगाई बढ़ने वाली है, क्योंकि जब IMF के पास जाते हैं तो आपको उनकी शराइत माननी पड़ती है। ये लोग भी पहले जो जमाते हैं कई दफा जा चुकी हैं, हमारा तो मोस्ट प्रॉबेबली दूसरी दफा है ये। और उसके साथ साथ ये है कि जाहिर है उनको वापस भी करना है, पैसे कर्ज भी वापस करना है, सूद भी वापस करना है, सब कुछ करना है, तो वो कहाँ से करेंगे? खुद से तो नहीं कर सकते। जाहिर है वो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा चीज़ों के ऊपर, तो जाके कुछ पैसे शायद जमा हो जाएं इतने के कुछ कर्ज अदा किया जा सके। लेकिन मसला ये है कि दो हजरात यहाँ पे बैठे रहते, थोड़ी सी बात मैंने पहले की भी सुनी और दूसरे हिसाब से भी, ये इंतहाई एक्सपीरियंस लोग हैं माशाल्लाह, अच्छी तरह इकोनॉमी को भी जानते हैं और इकोनॉमिक्स को भी जानते हैं। तो इनको पता तो है कि हालात किस किस्म के थे जब हमें हुकूमत मिली है और उसके बाद किस तरह उसको बेहतर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन जाहिर है फिर बीच में वही बात आ जाती है, पुरानी बात के कोरोना आ गया और उसकी वजह से तमाम दुनिया जाहिर डैमेज हुआ, पूरी दुनिया का, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ डेथ अभी तक 28,000 है टोटल, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं हुई, जैसे लाखों की तादाद में लोग मर गए पड़ोस में भी और अमेरिका और स्पेन इटली वगैरह में। तो और हमारी मईशत भी चलती रही, बल्कि उन दिनों में तो शायद हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, क्योंकि बाकी दुनिया बिल्कुल बंद कर चुकी थी और हम लोगों ने अपना काम मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको, आप बिल्कुल सही बात कर रही है, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी हमारा कम होता है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आम आदमी जो आगे महंगाई है उसका बोझ किस तरह से उठाएगा, इस हवाले से कोई स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। देखिए अब आस्ता आस्ता इनकी तनख्वाहें ज्यादा चल रही हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मिनिमम पे जो है 25,000 हो गई है, इससे पहले 10,000 या 12,000 थी। तो अब अगर 25,000 एक आदमी को मिलेंगे और उसके घर में 4 लोग हैं रहने वाले, तो बहुत आराम से तो नहीं, लेकिन गुजारा हो जाएगा फिर भी। क्योंकि आप देखें कि ये इनकी तनख्वाहें जो घरों में काम कर रहे होते हैं स्टाफ, उनकी तनख्वाहें ज़्यादा 20,000 या 25,000 इस टाइप की होती हैं और उनके घर चल रहे होते हैं, गाँव में वो लोग वही पैसा भेजते हैं और उससे उनके घर चल रहे होते हैं। नुसरत भाई का आखिरी 1 लाइन आंसर दीजिएगा, मेरे गेस्ट के पास में जाऊंगी। क्या आप खुद महंगाई से गुजर रही हैं? क्या आपको इंडिविजुअली लगता है कि महंगाई है जब आप अपना घर चला रही होती हैं तो? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है हमारे बजट में। जो चीज पहले पूरे महीने का सौदा 20,000 में आ जाता था, वो 20,000 में नहीं आता। पेट्रोल जो है वो 10,000 में सारी गाड़ियों में डल जाता था, अब शायद एक गाड़ी में इतना महीने में। थैंक यू मैडम, आपका यही मुझे जी मैडम आपका यही जवाब मुझे चाहिए था। जी मिर्जा इख्तियार बेग साहब, आपको लगता है कि ये बात ठीक है कि जी मिनिमम वेजेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगी? देखिए पहले तो नुसरत मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन मैं उन्हें जरा इस्लाह कर दूं, 17,000 थी, 10-12 हज़ार तनख्वाह नहीं थी और पूरे मुल्क में उसको 20 किया गया है, KPK में 21 किया गया, सिर्फ सिंध में 25,000 किया गया है। तो पूरे मुल्क में 20,000 पर है, जो 10% के करीब बना है। महंगाई जो है वो 20-25% बढ़ी है, 30% बढ़ी, और खाने पीने के अशिया में तो 100% बढ़ी है। एक चीज, दूसरी चीज जो ये बतलाया है कि 120 अरब रुपए इन्होंने 3 आइटम के लिए दिए, जिसमें गेहूं, आटा है, तेल है और शक्कर है, और वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा, ये इंपोर्ट हुआ था? नहीं, ये चीजें जो लोकल हैं, क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं, लिहाजा 120 अरब रुपए सब्सिडी के तौर पे इन 3 आइटम को खरीदने में
हुकूमत कह रही है कि हम खर्च करेंगे और 2 करोड़ लोग इससे वो कह रहे हैं फैज़याब होंगे। वो भाई 22 करोड़ में 2 चले गए, बाकी 20 कहाँ जाना, बाकी 18 कहाँ जाना, 15 ने कहाँ जाना, बाकी 10 करोड़ ने कहाँ जाना। तो ये बातें कॉस्मेटिक हैं, ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है, ये बातें देखने में और सुनने में आपको अच्छी लगेंगी लेकिन इससे कोई रिमीडियल मेजर्स नहीं है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप ये सब बातें छोड़ के, पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क था, हम ये सब आइटम जो 3 आइटम की बात कर रहा हूँ, गेहूं, तेल और शक्कर, ये हम एक्सपोर्ट करते थे। आज हम ये सब चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को नजर किया, आप महंगी खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करके सस्ता नहीं दे सकती। आपको मुकामी तौर पे पैदावार बढ़ानी होगी। अच्छा सर, जाहिद साहब की तरफ भी चलते हैं। मिर्जा साहब ने बात की हम एग्रीकल्चर मुल्क के सुनते हुए आ रहे हैं, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज इसी एग्रीकल्चर मुल्क में हम सीड भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजूहात होती है, मेरी नॉलेज के लिए मुझे बताइए क्या हो रहा है? देखें, वजूहात ये कि प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग नहीं की। हमारे यहाँ जो भी बदकिस्मती से, मैं एक न्यूट्रल होके पैसे पाकिस्तानी बात करूँगा, कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो 5 साल सिर्फ अपने मकासद का सोचती है कि हमने क्या करना है, मुल्क के लिए क्या करना नहीं, हमने कैसे पैसे बनाने हैं, हमने इदारों को कैसे कैप्चर करना है। वो अगर इन मुल्क के लिए सोचा जाता तो आपको दूसरे, मैं जापान में, मुझे 32 इयर्स हो गए गाड़ियों का काम करते हुए, तो वो अंग्रेज हो गए या यूरोपियन कंट्रीज, वो 100 साल की प्लानिंग बनाते हैं आगे कोई काम करना हो, 100 साल की। ये एक एग्जाम्पल भी मशहूर है। और हमारे यहाँ 5 साल की भी प्लानिंग नहीं होती कि 5 साल भी ये गुजारेंगे कैसे तैसे, जैसे तैसे करके गुजार के अपने मकासद पूरे करके और अगले इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। नोट बनाने की मशीन पाकिस्तान को समझा हुआ है। जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, मैं सबका कहूंगा, आप देख लें, कोई छुपी ढकी बात नहीं है। बदकिस्मती से हमारी अवाम ने 4 दहाइयों से उन 2 पार्टियों को भुगतते रहे। एक होप लगाई, खान साहब ने बड़ी होप दी हमारे, जब कंटेनर पे आए, कहना चाहिए कि उनकी गलती है कि होप ज्यादा दे दी, इतनी होप दे दी कि वो, यानी एक आम आदमी ने, गरीब आदमी ने उनसे इतनी होप लगाई कि यार 40 साल से हम भुगत रहे हैं इन पार्टियों को, ये खान साहब जो बातें कर रहे हैं, मैं आते साथ जादू की छड़ी मारूंगा और यूं पाकिस्तान की किस्मत को बदल दूंगा। और वो जो खान साहब ने बातें की, वो बातें उनका उल्ट जो करते रहे, उनके अगेंस्ट चलते रहे। फॉर एग्जाम्पल IMF का ले लें, खुद कहा है अपने बयान में, इंटरव्यू में उन्होंने, कि हमारे लेट जाने की वजह से हमें नुकसान हुआ। IMF के बाद शुरू में ये चले जाहिद ऐवान साहब, आपका पॉइंट हमारे साथ आ चुका है और नुसरत वाहिद साहिबा आप भी हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नुसरत वाहिद साहिबा, आपका ताल्लुक PTI से है। मैडम आपकी तरफ आएंगे, प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की तरफ जाएंगे और कुछ अपोजिशन के हवाले से बात करेंगे। अपोजिशन भरपूर एहतजाज के मूड में है इस वक्त और मजहबी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेने की बात कर रही है। आपको लगता है कि PTI की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा इससे, या प्रेशर में आई हुई है PTI की गवर्नमेंट? देखिए, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है जब इस तरह की बात होती है कि अपोजिशन तैयारी कर रही है और अपोजिशन जैसे जुलूस करेगी और अपोजिशन रैलीज निकालेगी और अपोजिशन पता नहीं क्या क्या करेगी। आपने भी और मैंने भी और हम सब ने देख चुके हैं, हम लोग कितने अरसे से ये लोग ये काम कर रहे हैं और कभी भी किसी भी तरह इनकी कोई चीज़ कभी कामयाब नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान को दोनों पार्टीज यूज करती हैं, जब वो उनका काम खत्म हो जाता है तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। मजहबी जमातें के जो मौलाना हजरात हैं वो कितने के इस्लामी हैं और कितने के वो इस्लाम को फैलाने के चक्कर में हैं, या कितना के वो अपने आप को समझते हैं कि वो इस मुल्क के गरीबों के लिए कुछ कर लेंगे या कुछ ऐसा एक्शन हो जाएगा जिससे गरीबों की गुर्बत खत्म हो जाएगी या उनको तसल्ली हो जाएगी। वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान को ही देख लें कि चूंकि इस दफा वो पार्लियामेंट में नहीं है, 22 नंबर हाउस से उनको निकाला जा चुका है, तो वो किसी हाल में उस वक्त तक, जब तक वो ना चले जाएं असेंबली के अंदर, तब तक वो इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। उनके बेटे वहाँ पे मौजूद है, वो तकरीरें भी करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, वो सवाल जवाब भी करते हैं, सब पूरी तरह बाकी लोग भी इनके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि वो खुद नहीं है तो इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
इसी तरह बाकी तमाम अपोजिशन, पहले तो वो चीज थी आपको पता ही है, अबू बचाओ स्कीम के उसको चले हुए थे। अब अबू बचाओ स्कीम को पीछे उन्होंने डाल दिया है क्योंकि वो मिशन तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इस वक्त वो गरीबों की महंगाई का जिक्र करके उनको इंस्टिगेट करना चाहते हैं कि ताकि गरीब शख्स बाहर निकल आएंगे इस सिचुएशन में। तो ऐसा होगा नहीं। आप देख लीजिए इनके जलसे जुलूस, अगर वो इनके मजहबी इदारों के बच्चों को निकाल लिया जाए तो उसके बाद उनके जुलूस क्या रह जाते हैं, बिल्कुल छोटी-छोटी जलसियां रह जाती हैं। चलिए नुसरत भाई साहब, प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं आपका मौक़िफ़ मेरे सामने आ चुका है, फिक्रमंद थे ना आप हैं। थैंक यू। जी जी, प्रोग्राम का वक्त कम है, आपका मौक़िफ़ इस वक्त आ चुका है। मैं एक और क्वेश्चन ले लूं फिर आपकी तरफ आती हूँ। जी जाहिद साहब, क्या कहते हैं, अपोजिशन के हवाले से नई हिकमत अमली बनने जा रही है और 2023 में आपको लगता है कि इंतखाबी मंजरनामा बिल्कुल बदल जाएगा? देखें, मंजरनामा तो हो सकता है कि 23 से पहले भी बदल सकता है, होप लगाई है लोगों ने और जो चीज़ नज़र आ रही है। बाकी रह गई पीडीएम की बात। देखें, अगर ये पीडीएम या अपोजिशन की जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, अगर वाकई ये अवाम के लिए दुख दर्द रखती हैं, फीलिंग रखती हैं कि अवाम जिस दलदल में महंगाई के पिस रही है, ये मुल्क के जिस हालात से गुजर रही है, तो ये सबसे आसान इनके पास ऑप्शन है नून लीग के पास। में चले कहता हूं सबसे बड़ी जमात अपने को कहती है, तो नून लीग आए ना, पहले पंजाब से स्टार्ट करे, इस्तीफे दे। ये तहरीकें चलाना, लॉन्ग मार्च करना और ये करना, अवाम इतनी पागल नहीं है जितना कि ये अब समझते हैं। ये जो इतना सा ये आपके हाथ में है ना, ये आग, ये सोशल मीडिया, ये एक जाहिल से जाहिल बंदे को अवेयरनेस दे दी है इसने, समझे ना। आपका एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो चले कोई देखता नहीं, ये हर वक्त 24 घंटे हाथ में। मतलब आप भी ये कहना चाह रहे हैं जो नुसरत भाई साहिबा ने कहा कि अवाम को निकालने में कामयाब, मौलाना साहब की मैं नहीं कहता, मैं मौलाना साहब पहले भी आए, देखे ना, नवाज शरीफ को डील दिलवा के वो साइड लाइन हो गए, 1 साल ठंडा पड़ा रहा, कहां गई पीडीएम, फिर बीच में से पीपल्स पार्टी निकल गई, तो इनका अब वो रिदम नहीं है, वो स्टैंड नहीं है, टूट चुके हैं। ये सिर्फ तो मुतहदा अपोजिशन आ गई, कोई फर्क नहीं। तो अपोजिशन ये खेल खेल रहे हैं ना, तो इतना लॉन्ग मार्च और इतने धरने देने की क्या जरूरत है, इस्तीफे दे ना। कल गिर जाती है पंजाब की गवर्नमेंट, सबसे बड़ी गवर्नमेंट ही होती है फेडरल, वहां से बनती है पंजाब से, तो करें, क्यों नहीं करते स्टेप। पीपल्स पार्टी ने तो कहा था कि ये गेम कर रहे हैं, हमसे इस्तीफे मांग रहे हैं, ये वो। तो पहले तो इनके बीच में आग पानी की तरह इतने 40 साल से लोग देखते रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं, एक दूसरे के अपने मकासद के लिए एक हुए वक्ती तौर। मैं इस पे जरा सा ये जो इस्तीफों वाली बात है, अपोजिशन कंबाइंड हो रही है, सिर्फ स्ट्रेटजी में फर्क है। हम ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में रह के इशू को ख़त्म करो, अदम एतमाद की तहरीक लाओ, आप रिजाइन करके बाहर आ जाएंगे एक आम आदमी बन के, तो आपकी बात का कोई वजन नहीं है। ये हिकमत अमली कि हम ये कहते हैं कि नहीं, रिजाइन ना करें, पार्लियामेंट में रह के आपका अददी खेल खेलें, लोगों की सपोर्ट मस्टर करके वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस ला के नाउ चेंज करें। ये है फर्क, और ये बड़ी लॉजिकल बात है, समझदार बात है। ओके जी, लॉजिकल बात बिल्कुल है। आगे चलते हैं नुसरत भाई साहिबा, लॉन्ग मार्च और धरने पे गौर किया जा रहा है, आपको लगता है कि कामयाब होंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मैं तो पहले बता चुकी हूँ, बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। ये इसी तरह अपनी क्या कहते हैं, मौत आप मर देंगे, जैसे पहले हुआ है इनके साथ। इनका मिशन कोई नहीं है ना एक्चुअली। इनके आप ये देखें कि जो इनके आइन है या इनका मंशूर है या इनकी थिंकिंग है, कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं सारी उम्र। सारे नैब इन्होंने बनाई, मुकदमे इन्होंने बनाए एक दूसरे के ऊपर सारी उम्र। उसको कभी जरदारी को जेल में डाला, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। तो ये कैसे हो सकता है कि बिलावल अपनी माँ की मौत भूल जाए, बिलावल अपनी माँ का वो जेल में जाना भूल जाए, जब वो उसको गोद में लेके और बच्ची को गोद में लिया हुआ है, चुंगली पकड़ के वो जा रही है अकेली खातून। आज मरियम सफदर साहिबा को जेल बुलाया जाता है तो, या अदालत में बुलाया जाता है तो फरमाती हैं कि जी खवातीन की इज्जत नहीं हो रही। आपको याद है कि आपने किस खातून को किस तरह जलील किया, कि वो उसके लिए पॉम्पलेट फेंके गए, उसके लिए पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया। वो एक शादीशुदा खातून थी, बच्चों की माँ थी, उसके साथ किस किस तरह का सलूक इन्होंने किया, कैसे उसे सखर की जेल में डाला। उसका एक खत मैंने पढ़ा था, लिटरली मैं रो पड़ी उस खत को पढ़ के, अपनी माँ को लिखती है कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, और ऊपर एक छोटा सा पंखा चल रहा है और मेरा पूरा जिस्म लाल सुर्ख हुआ है दानों से। वो तो शहजादी थी असल में, उसके साथ ये हशर किया। तो बिलावल कैसे भूलेगा और क्यों भूलेगा? भूलना चाहिए क्या इन बातों को?
یہ آپس میں کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے, یہ دشمن ہیں ایک دوسرے کی, جتنی مرضی ڈرامے کریں. بہت آپ نے ایک ویلڈ بات کی ہے, یقیناً ایسا ہی کچھ ہے. مرزا اختیار بیگ, میں تو اچانک سے ایک خاتون کی حیثیت سے اچانک سے میں اس میں ایک پریشر میں آ گئی, لیکن اینی وے کیا کہتے ہیں آخر کامنٹ آپ کیا کرتے ہیں سارے بات پہ؟ دیکھیں, اگر آپ نے صحیح معنوں میں ایک عوام کی خدمت کرنی ہے, صحیح معنوں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, تو متحدہ اپوزیشن کو مل کے کمبائنڈ جوائنٹ ایفرٹس کے ساتھ پارلیمنٹ میں رہ کے تبدیلی لائیں. اور بہت ضروری ہے کیونکہ جو حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں, پہلے سال کے بعد, دوسرے سال کے بعد, اب تیسرے سال کے بعد چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. اب مہنگائی تو ایک چیز ہے, مہنگائی کے علاوہ دوسری بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہے, کرپشن ویسی اپنی جگہ ہے, بہت لہٰذا بڑھ گئی ہے پہلے سے. چلیے جی, مرزا اختیار بیگ بہت شکریہ آپ کا. زاہد ایوان صاحب بہت شکریہ. نصرت وائی صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. آپ پروگرام میں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.